Hello students, welcome to Limba classes. So today we are going to discuss about MHI03 paper which is historiography and the topic is प्रत्यक्षवादी परंपरा पोस्टिविस्ट थ्योरी. ओके, तो आज हम बात करेंगे प्रत्यक्षवादी परंपरा के बारे में, पोस्टिविस्ट थ्योरी के बारे में. इससे पहले हम बात करेंगे कि हिस्टोरियोग्राफी क्या है. जैसे कि हमने पिछले लेक्चर पढ़ा था, वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इवेंट्स. जो इवेंट्स क्या होना चाहिए, पहली बात जब भी आप किसी भी चीज का स्टडी करोगे, ठीक है, तो उसमें इवेंट्स का स्टडी करोगे तो इवेंट्स कैसे होने चाहिए. इवेंट को जब आप बात करोगे तो तीन बातें आपको ध्यान रखनी है. इवेंट होना चाहिए वैलिड, क्लियर एंड साइंटिफिक होना चाहिए. ठीक है, मतलब कुछ भी बातें हवाओं में नहीं होनी चाहिए, उसके कोई मतलब होना चाहिए, वो साइंटिफिक होना चाहिए, वो ट्रू होना चाहिए. ठीक है, वो सत्य होना चाहिए, वो क्लियर होना चाहिए और उसके बारे में हम तब स्टडी करते हैं. तो प्रत्यक्षवादी परंपरा है. तो हिस्टोरियोग्राफी जब हम पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीजें उसके अंदर डिस्कस करते हैं. ठीक है, जैसे कि हम एनालिसिस की बात करते हैं, हम प्रत्यक्षवादी दर्शन की, पोस्टिविस्ट थ्योरी की बात करते हैं, सबाल्टर्न स्टडीज की बात कर सकते हैं. बहुत सारे इसके स्कूल्स हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करते हैं. तो आज इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो है एक प्रत्यक्षवादी परंपरा. तो जब प्रत्यक्षवादी परंपरा के बारे में हम डिस्कस करेंगे तो इसमें आपको तीन जो है थ्योरी जो बहुत इंपॉर्टेंट है. जो पहला है जो फ्रांसीसी ऑगस्ट कॉम्टे से रिलेटेड थ्योरी है, ठीक है, जो प्रत्यक्षवादी दर्शन जिसको कहा जाता है. दूसरी है वो है अनुभववादी परंपरा जो कि ब्रिटिश से रिलेटेड है. तो जो थर्ड है रॉन्कीवादी विच इज लियोपोल्ड फॉन रॉन्की जो कि जर्मनी से संबंधित है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे. ठीक है, तीन बातें, तीन हिस्टोरियन के बारे में जो तीन अलग बातें की गई है उसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे. उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के हिसाब से. और आपको जब हिस्टोरियोग्राफी आप पढ़ो तो उसके एक लिमिटेड टॉपिक है, वो आप अच्छे से करके जाओगे तो अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे. ये मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया है जिसके माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा, जिससे मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा ताकि आप उसको अच्छे से समझ सके और अच्छे से आंसर में लिख सकें. लेकिन ये लेक्चर एक तरीके से आप समझिए आपके एग्जाम के हिसाब से काफी है. लेकिन अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं. टेलीग्राम सर आप ओपन करोगे तो वहां पर IGNOUMAH अगर ये लिखोगे IGNOUMAS तो आपको ग्रुप मिलेगा. वो मेरा ही ग्रुप है. या आप सीधा सीधा लिम्बा क्लासेस LIMBACLASSES सर्च कर सकते हैं. लिम्बा क्लासेस वो भी मेरा ही ग्रुप है. और अगर आप मेरे को पर्सनली मैसेज करना चाहते हैं, कुछ आपकी इंक्वायरी है तो आप MOHIDLIMBA मोहित लिम्बा 1 लिखोगे तो आपको मेरी आईडी मिलेगी. वहां पर आपको आपकी इंक्वायरी से संबंधित आपको सोल्यूशन किया जाएगा. ठीक है, सो दिस लेक्चर इज प्रेजेंटेड बाय मी मोहित लिम्बा एंड द टॉपिक इज प्रत्यक्षवादी परंपरा. ठीक है, और लिम्बा क्लासेस के द्वारा ये लेक्चर दिया जा रहा है. तो पहले हम बात करते हैं, शुरू करते हैं इसके बारे में. ठीक है, तो ये है जो फ्रांसीसी ऑगस्ट कॉम्टे प्रत्यक्षवादी जो दर्शन दिया, उन्होंने सिंपल सी बात की कि मैं एक थ्योरी पे बिलीव करता हूँ, मैं एक बात पर विश्वास रखता हूँ. वो बात है सार्वभौमिक सिद्धांत की एंड सामान्य नियमों पर इन्होंने बल दिया. सार्वभौमिक सिद्धांत क्या है? यूनिवर्सल लॉ और जनरल लॉ कहते हैं. यूनिवर्सल लॉ एंड जनरल नियम की बात पे बल दिया. कहता है एक ऐसा रूल होना चाहिए, ठीक है, एक ऐसा रूल होना चाहिए, एक ऐसा लॉ होना चाहिए जो विश्व के सभी लोगों पर समान रूप से लागू हो. मतलब एक आदर्श नियम की बात करता है, एक आइडियल रूल की बात करता है, एक आइडियल लॉ की बात करता है जो कि सभी लोगों पर एक जैसे एक समान लागू होना चाहिए. मतलब इक्वालिटी. एक तरीके से आप सोचो तो ये इक्वालिटी से कनेक्टेड है. दिस इज रिलेटेड टू द इक्वालिटी. ठीक है, जो क्या करता है अनइक्वालिटी का विरोधी है, जो सोसाइटी की बात करता है, जो समाज में समानता की बात करता है, सोसाइटिकल वैल्यूज की बात करता है. ठीक है, तो ये एक तरीके से हम देखा जाए तो व्यक्तिवाद का विरोधी है लेकिन समाज का समाजवादी है. एक तरीके से सोशलिज्म को प्रमोट करने वाला समझ सकते हो. इसे इसके सेंटर में हमेशा सोसाइटी रहेगी. ठीक है, ये समाज की बात करता है, ये समानता की बात करता है, जो कि इसके द्वारा दिया गया है. ये फ्रांसीसी ऑगस्ट कॉम्टे के द्वारा दिया गया है. इसकी थ्योरी के बारे में हम पढ़ रहे हैं. ठीक है, तो ये कहते हैं कि कोई भी फैक्ट्स है, असेसमेंट है, हम किसी भी थ्योरी का अध्ययन करते हैं तो उसमें फैक्ट्स होंगे. ठीक है, अगर उस फैक्ट्स का असेसमेंट किया जाए, उस तर्क का, उस जो हमारे पास तथ्य हैं उसका अच्छे से विश्लेषण किया जाए तो हमें प्रामाणिकता के साथ सत्यता की जांच कर सकते हैं. ठीक बात है. फिर इन्होंने कहा ज्ञान और अवधारणा, नॉलेज और अवधारणा का विकास. ठीक है, ट्रेडिशन, अवधारणा, थिंकिंग, कुछ भी कह लो. ज्ञान और अवधारणा का विकास एक तीन क्रम में होते हैं, उनके तीन चरण होते हैं, उनके तीन फेजेस होते हैं, उनके तीन स्टेजेस होती हैं जो कि अनिवार्य,
होती है, जिसमें पहली स्टेज होती है उसमें जो व्यक्ति है वो उसको उस सिचुएशन से गुजरना ही होता है। हर व्यक्ति के अंदर ये सिचुएशन आती है, हर व्यक्ति इस अवस्था से गुजरता है। ठीक है, ये मानव मस्तिष्क की जो अनिवार्य अवस्था कही जाती है, जो होती है पहली अवस्था। जो सेकंड अवस्था होती है उसे अधिभौतिक कहते हैं, अमूर्त कहते हैं, या इनटेंजिबल स्टेज कहते हैं। ठीक है, ये एक तरीके से ट्रांजिशनल स्टेज है। ठीक है, अब जो थर्ड है जिसमें मानव क्या होता है, समझदार हो जाता है, इंसान समझदार हो जाता है, उसका विकास होने लगता है और वो अंतिम अवस्था मानी जाती है। तो इन्होंने क्या ज्ञान अवधारणा के आधार पर अगर विकास के 3 चरण माना जाए ज्ञान अवधारणा के बेस पर, तो उसके 3 स्टेजेस होती है। पहली स्टेज जो सबके लिए होती है, जो कि कंपल्सरी है। सेकंड स्टेज इसमें कुछ व्यक्ति जो उसमें पार कर लेते हैं, उससे समझ लेते हैं। ठीक है, तो वो सेकंड स्टेज में जाते हैं, विच इज ट्रांजिशनल स्टेज। ओके, और द थर्ड वन इज जिसमें मानव का पूरी तरीके से विकास हो चुका है, अब मानव समझदार हो चुका है, और ये अंतिम अवस्था मानी जाती है तीसरी बार। ठीक है, हाँ, वही मैंने बता दी यूनिवर्सल लॉ की परंपरा एक समाज पर लागू होते हैं तो अन्य पर भी लागू हो गई। तो यूनिवर्सल लॉ फॉर द वर्ल्ड मतलब एक ऐसे नियम की बात करता है, एक ऐसी सिद्धांत की बात करता है जो समाज के सभी लोगों पर एक तरीके से लागू होंगे, जो विश्व के सभी लोगों पर एक लागू होगा, ऐसे नियम की बात करते हैं फ्रांसीसी ऑगस्ट कॉन्ट। ठीक है, फिर जो दूसरा है जो अनुभववादी परंपरा है, अनुभववादी परंपरा वाले जो क्या कह रहे हैं उसमें भी हम पढ़ लेते हैं। ये जो परंपरा है ब्रिटिश से रिलेटेड है। ये कहते हैं कि जो भी महान सिद्धांतिक योजनाएं हैं, जो भी हमारे पास थ्योरीज है, ठीक है, जो भी हमारे पास लॉज है या फिर कुछ भी कहिए, जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, उसकी योजनाओं पर ये क्या करते हैं, संदेह व्यक्त करते हैं, उनके ऊपर डाउट करते हैं। ठीक है, ये कहते हैं मैं उस बात को कैसे मान लूं, उस बात को मैं कैसे मान लूं, क्योंकि मैं उस समय उधर नहीं था। करके आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ट्राई करो। तो कहते हैं उस बात को मैं कैसे मान लूं जबकि मैंने उसको, उस बात की कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई साइंटिफिक है ही नहीं, वैज्ञानिकता ही नहीं है। तो कहते हैं कि मैं तो सिर्फ उसी बात को मानूंगा जो मेरे इंद्रजन्य अनुभूति कहेगी, जो मेरा सिक्स सेंस कहेगा, जो मुझे लगेगा कि सही है। मतलब मैं अपनी शर्त पर इतिहास का अध्ययन करूंगा। ठीक है, तो अपनी शर्त पर इतिहास का अध्ययन करूंगा, ये बात कही इसमें। और दूसरी बात इन्होंने इंद्रजन्य अनुभूति ज्ञान पर भरोसा दिखाया, फैक्ट्स की बात की, साइंटिफिक स्टडी। ठीक है, ये मतलब जो अनुभववादी परंपरा है, उन्होंने कहा कि उन्होंने वो जो सभी प्रिंसिपल्स जो चल रहे थे, जो वो सभी प्रिंसिपल जिसके ऊपर बात की जाती थी, जिसके ऊपर लोगों को भरोसा किया जाता था, इन पर इन्होंने डाउट्स क्रिएट किया। उन्होंने कहा कि इन्होंने कहा वही सिंपल सी बात है, मैं इंद्रजन्य अनुभूति पर बात करूंगा और मैं अपनी नॉलेज की बात करूंगा। जो मुझे लगेगा, जो मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग सही है, मैं उसी के ऊपर ट्रस्ट करूंगा, और जो मेरा सिक्स सेंस कहेगा, जो मेरा सेंस कहेगा, उसके ऊपर मैं बिलीव करूंगा। तो इन्होंने सिंपल सी बात है, इन्होंने नॉलेज की बात की और इन्होंने सेंस के ऊपर ज्यादा भरोसा दिखाया। सिंपल सी बात, ये इतनी सी बात थी। ठीक है, फिर लियोपोल्ड फॉन रॉन्के के बारे में पढ़ लेते हैं, जो कि जर्मन से संबंधित है। उनका क्या मानना है, इन्होंने कहा ये अनुभवात्मक इतिहास लेखन का इनको जनक माना जाता है। ठीक है, इन्होंने कहा एक पर्टिकुलर टाइम है, मेरे पास एक पर्टिकुलर टाइम है, उस बड़े से टाइम को मैं छोटी छोटी टाइम पीरियड्स में डिवाइड कर सकता हूँ। मतलब मैं एक एग्जांपल समझाऊं तो मेरे पास 1800 to 1900 का टाइम है, उसको मैं छोटे छोटे टाइम पीरियड बांटूंगा 10-10 साल के पीरियड में। 10-10 साल के पीरियड को मैं आगे लोगों की बिहेवियर की, उनकी टेंडेंसी की, उनकी सोसाइटी का, या फिर हम इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट का या कल्चरल प्रोस्पेक्ट का, या कोई भी जितने भी डायमेंशन मेरे माइंड में है, मैं उसके अंदर उसको डिवाइड कर सकता हूँ और लोगों के बिहेवियर और टेंडेंसी का क्या कर सकता हूँ, स्टडी कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसमें कहते हैं, ये सिंपल सी बात कहते हैं कि अगर मैं एक बड़े से टाइम पीरियड को एक छोटे छोटे टाइम पीरियड में डिवाइड करूँ और उसके बाद लोगों के व्यवहार एवं प्रवृत्ति में तुलनात्मक रूप से अध्ययन करूँ, तो मैं उस चीज को अच्छे से समझ सकता हूँ। तो इन्होंने ये बात कही थी, टेंडेंसी एंड बिहेवियर की स्टडी पर फोकस किया था। ये हमारे हैं रॉन के साथ। ठीक है, ओके, और इन्होंने संदर्भों के महत्व पर बल दिया। संदर्भों के मतलब रेफरेंसेस के महत्व पर इन्होंने रेफरेंसेस की स्टडी के ऊपर उनके इम्पोर्टेंस पर बल दिया। इन्होंने सिंपल सी बात की, अगर मैं रेफरेंसेस का अच्छे से मतलब इन्होंने कहा कि रेफरेंसेस के बेस पर हम क्या कर सकते हैं कि दोहरी जांच कर सकते हैं। इसको मैं अगर सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो कोई भी अगर आप बुक पढ़ते हो, जो भी कोई बुक पढ़ते हो, तो उसमें कहीं कहीं आपको उसके नीचे मार्किंग लिखा होता है, और मार्किंग आपका जब चैप्टर खत्म होता है तो उसके पीछे उस चैप्टर के खत्म के ऊपर मार्किंग, अगर 4 नंबर लिखा था, देखोगे 4 नंबर के ऊपर एक पर्टिकुलर बुक का नाम लिखा है, राइटर का नाम लिखा है। तो वो ऐसे बता रहे कि अगर ये चीज जो मैंने उठाई है, ये जो चीज हमने ली है, ये हमने इस बुक से ली, और आप उस बुक से क्रॉस चेक कर सकते हो।
मतलब रेफरेंसेस में हम ये मतलब ये होता है कि ये चीज पर्टिकुलर हमने इस जगह से ली है और उस जगह से आप उसकी क्रॉस चेकिंग कर सकते हो। तो इन्होंने यही बात की कि रेफरेंसेस क्या बहुत इंपॉर्टेंट होता है हिस्टोरियोग्राफी में, इसके माध्यम से हम दोहरी जांच कर सकते हैं। ठीक है, ये बात की थी राम के साथ। इन्होंने सोर्सेज की श्रेणीबद्धता पर भी जोर दिया। इन्होंने कहा कि जो प्राइमरी सोर्सेज होते हैं वो ज्यादा ट्रस्टेबल होते हैं, ज्यादा वर्दी होते हैं सेकेंडरी सोर्सेज से। सेकेंडरी सोर्स ज्यादा होते हैं अनुपूरक सप्लीमेंट्री सोर्सेज से। ठीक है, सोर्सेज को मैं पहले बता चुका हूँ, कई बार बता चुका हूँ पिछले लेक्चर्स में, अगर आपने देखा हो। देखो सोर्सेज अगर मैं सिंपल टर्म्स में अगर आपको समझाऊं तो दो तरीके के सोर्सेज होते हैं। फर्स्ट वन इज प्राइमरी सोर्स एंड सेकंड वन इज सेकेंडरी सोर्स। ओके, तो फर्स्ट जो प्राइमरी सोर्स होता है उसके अंदर जो व्यक्ति है खुद रिसर्च करता है, खुद क्या करता है उसके अंदर फैक्ट्स की जांच करता है, खुद डॉक्यूमेंट को तैयार करता है, सब कुछ सारा जो उसने रिसर्च का जो काम किया खुद ने किया। अगर मैं अपने हिसाब से, अगर मैं कोई पर्टिकुलर स्टोरी है, कोई अकबर हो या फिर किसी भी कोई भी आप सब्जेक्ट मानो, उसके ऊपर अगर मैं रिसर्च कर रहा हूँ, ठीक है, और मैंने अपने हिसाब से फैक्ट्स को तैयार किया है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, एरर कम होगा, क्योंकि मैंने अपने हिसाब से जो सोर्सेज हैं और जो ट्रस्टवर्दी सोर्सेज है उधर से मैंने ये फैक्ट्स उठाए हैं। ठीक है, तो ये होते हैं प्राइमरी सोर्सेज। एंड द सेकेंडरी सोर्स होते हैं अगर मैंने किसी और का जो रिसर्च वर्क है उसमें से सीधा कॉपी कर लिया। ठीक है, अब मुझे नहीं पता कि उस बंदे ने कितनी मेहनत की होगी, उसने कितने ज्यादा फैक्ट सही लिखे होंगे, उसने कौन कौन से सोर्सेज का यूज किया होगा। तो सेकेंडरी सोर्स प्राइमरी सोर्स की बजाय कम ट्रस्टवर्दी होते हैं, कम ट्रस्टेबल होते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट जो सोर्स होते हैं हमेशा ज्यादा ट्रस्टवर्दी और ज्यादा अच्छे माने जाते हैं, प्राथमिक स्रोत हमेशा अच्छा माने जाते हैं सेकेंडरी सोर्सेज की बजाय। ठीक है, इसलिए इसने कहा कि सोर्सेज की स्रोतों की श्रेणीबद्धता पर जोर दिया, प्राथमिक ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन अनुपूरक। ठीक है, उन्होंने कहा तथ्य एवं व्याख्या में भेद दी। उन्होंने कहा तथ्य पेश किया जाता है फिर उसकी व्याख्या की जाती है। उन्होंने कहा कि एक फैक्ट होता है और फैक्ट और जो आपको एक्सपीरियंस तथ्य एंड व्याख्या पर एक्सप्लेनेशन पर डिफरेंसेस के ऊपर बात की। उनका तथ्य को पहले पेश किया जाता है फिर उसकी व्याख्या करनी चाहिए। पहले अपने माइंड में ये उसको एक्सपीरियंस नहीं करना चाहिए, मतलब पहले माइंड में एक्सप्लेनेशन नहीं कर लेना चाहिए कि ऐसा ही हुआ होगा। आपको तथ्य आपके पास होगा, उस तथ्य के आधार पर व्याख्या करनी चाहिए। इस बात पर उन्होंने फोकस किया। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें देखे। एक जो इतिहासकार है जेबी बरी नाम था, उन्होंने कहा था कि साहित्य कौशल पर उन्होंने बल दिया था, साहित्य कौशल पर बल दिया था। उन्होंने कहा था कि यूनिवर्सल एंड जो बात कर रही थी जनरल की, जो बात की थी कौन सा आपने कि सार्वभौमिक होना चाहिए, एक सामान्य नियम होना चाहिए। उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, उसके स्थान पर उन्होंने कहा कि लोकल होना चाहिए। ठीक है, स्थानीय होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, विशिष्ट होना चाहिए। जहां पर कौन सा सार्वभौमिक सिद्धांत तो सामान्य नियमों पर बल दे रहे थे, वहां पर जेबी बरी साहब ने उनके स्थान पर स्थानीय तथा विशिष्ट पर बल दिया। इन्होंने कहा फैक्ट्स होते हैं, फैक्ट्स वैलिड होने चाहिए और फैक्ट क्लियर होने चाहिए। ठीक है, और उन्होंने कहा कि जो हिस्टोरियोग्राफी है उसमें मनोभाव का बहुत बड़ा महत्व होता है, उसका बहुत ज्यादा वैल्यू होती है उस लेखन के अंदर, क्योंकि जो मन की अंदर फीलिंग होती है, जो अजम्पशंस होते हैं, अगर आपका साइंस है उसका वैसे अजम्पशन हमेशा अच्छे नहीं होते, लेकिन जो सेंस है इंद्रजन्य अनुभूति कभी कभी अच्छा हो सकता है। इसलिए उन्होंने कहा कि हिस्टोरियोग्राफी या हिस्ट्री राइटिंग में मनोभाव का बहुत महत्व होता है। और इन्होंने शुद्ध एवं साधारण ज्ञान की बात की। उन्होंने कहा कि हमारा हिस्टोरियन का काम यह है कि फैक्ट की अच्छे से जांच की जाए और शुद्ध और जो साधारण जो नॉलेज है, जो भी तथ्य है, जो भी सत्यता के साथ जो इतिहास का लेखन किया जाना है वो उसको हम लोगों तक पहुंचाए। उन्होंने जेबी बरी साहब का यह मानना था। ठीक है, फिर हम एक बात कर देते हैं कि फैक्ट्स है, फैक्ट साइंटिफिक स्टडी करना चाहिए, फैक्ट्स की एक्सेस होनी चाहिए। अगर फिर एक एक्टर साहब थे, एक्टर ने हिस्टोरियोग्राफी, उन्होंने कहा कि अगर हम फैक्ट्स की अच्छे से जांच की जाए, अगर हमारी सभी फैक्ट्स तक पहुंच हो जाए, एक्सेस हो जाए, तो एक ऐसी हिस्ट्री का राइटिंग किया जाएगा जिसमें सब कुछ सत्य हो, मतलब अल्टीमेट हिस्ट्री का लिखा जाएगा या फिर पहुंच सकते हैं। मतलब फैक्ट्स अगर साइंटिफिक स्टडी किया जाए, फैक्ट्स की अगर एक्सेस हो जाए, तो एक ऐसी हिस्ट्री का निर्माण होगा जिसे हम अल्टीमेट हिस्ट्री कहा जा सकता है। ये एक्टर साहब ने कहा था। एक मत यह भी है कि हिस्ट्री इज ऑल अबाउट साइंस। हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री साइंस है, क्योंकि इसमें भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है। ठीक है, ये भी इतिहास देख लीजिएगा, विज्ञान है, क्योंकि इसमें भी तथ्यों की
रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मतलब रिसर्च को क्या कहते हैं हिंदी में, इसको कहते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो ये बात है शोध एंड विकास, ठीक है। तो ये, और हाँ, इन्होंने एक प्रत्यक्षवादी परंपरा का एक और मत है कि साइंस को बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। उन्होंने कहा साइंस कैन बी यूज्ड इन स्टडी ऑफ सोसाइटी, ठीक है, मतलब विज्ञान का प्रयोग हम समाज के अध्ययन में कर सकते हैं, मेथड्स होते हैं। तो और एक आपके यहाँ पे थोड़ा पॉइंट रह गया कि फ्रांसिस ऑगस्टो ने जो प्रत्यक्ष व्यवस्था में उन्होंने साइंस एंड इंडस्ट्री ऐसे डाई सेक्टर में साइंस एंड इंडस्ट्री सेक्टर पे बल दिया था कि साइंस एंड इंडस्ट्री सेक्टर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बात की जानी चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट पॉजिटिविस्ट थ्योरी, ठीक है। इतना ही पढ़ना था, इससे ज्यादा भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा और आप हमारे मेंबरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। ये सब एक्चुअली पेड लेक्चर है, लेकिन ये आपके एग्जाम आने वाले हैं, तो ये थोड़ा आपके बताने के लिए कि ऐसे लेक्चर लिए जाते हैं पेपर क्लासेस में, ठीक है। इसकी पीडीएफ मिल सकती है आपको, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, ये आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और आपकी कोई भी क्वेरी हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। और आपके एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं और आपके एग्जाम्स के लिए आपको ऑल द बेस्ट। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है, और अपना इंक्वायरी छोड़ सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं करूँगा, ठीक है। सो इस लेक्चर में इतना ही, थैंक यू सो मच।